गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस एंड वॉर। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है। इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस एक ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसमें ये माना जाता था कि जब सारे देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी होंगी, यानी एक दूसरे के हित, एक देश ये दूसरा देश, दोनों के हित इकोनॉमिकली एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट होंगे, अगर इसको कुछ चाहिए तो ये दे देगा, अगर इसको कुछ चाहिए तो ये दे देगा, अगर इस तरीके से हम बना दें तो लोग वॉर नहीं करेंगे। ये इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस कब आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, जब एकदम तबाही मची, खून खराबा खूब हुआ, तब ये थ्योरी मन में आने लगी लोगों को कि ऐसा कुछ बना देते हैं जिससे वॉर ना हो। ठीक है, अभी ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस, जो अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका हो रहा है ज्यादा, इसी के एवज में ये इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस। लेकिन ये ट्रेडिशनल थ्योरी थी। ईरान, अमेरिका, इजराइल होते हुए जैसे हुआ, इसमें ये माना जाने लगा कि ये जो इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस वाला ट्रेडिशनल थ्योरी है कोलैप्स कर चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस अगर हम कर दें, एक दूसरे पर निर्भर करते तो वॉर नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल थ्योरी, ये ऐसा हो नहीं सकता। ईरान देख ही रहे हैं, ये केस स्टडी के रूप में हम ईरान को देख सकते हैं। तो कब नहीं होगा वॉर? सबसे बड़ा सवाल, कब होगा नहीं वॉर? देखिए, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि कब वॉर नहीं होगा। मान लीजिए एक बड़ा देश है, एक छोटा देश है, ठीक है। माना आधा स्थिति में माना जा रहा है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होने से एक दूसरे के आर्थिक हिस्से एक दूसरे से जुड़े होंगे तो वॉर नहीं करेंगे। ऐसा है नहीं। ये ट्रेडिशनल थ्योरी कोलैप्स कर गई। तो क्या हुआ? वॉर तब नहीं होगा जब दोनों बराबर होंगे। ये थ्योरी तब काम करेगी अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। ये थ्योरी कब काम करने वाली है? जब दोनों देश मजबूत होंगे, यानी ये भी देश मजबूत होगा, ये भी देश मजबूत होगा, फिर ये इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस अगर होगा तब वॉर नहीं होगा, तब झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत ज्यादा कमजोर है, एक बहुत मजबूत है, और अब इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश करें तो ये होगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए एक समय तक ठीक चलेगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ अनबन हुई देशों में तो बड़ा वाला देश हावी हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है, ठीक है, अमीर है, ये श्याम है, ठीक है, ये श्याम है, ये ज्यादा अमीर नहीं है, गरीब है, इसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, इसके बाद कुछ हिस्सा जमीन है। ठीक है, क्या होता है, इसको जमीन अपने खेत में पानी देना है, अपने खेत में पानी देने के लिए ट्यूबवेल लगा है। ठीक है, कॉमन है, ये भी इस ट्यूबवेल से पानी भरता है, राम भी और श्याम भी, दोनों एक दूसरे के साथ ठीक ठीक चल रहे हैं, गरीब है ये थे। लेकिन क्या होता है, अचानक कुछ अनबन होती है तो राम क्या करता है, इस पर कब्जा कर लेता है, इस हिस्से पे कब्जा कर लेता है। तो क्या होता है, श्याम के खेत में पानी नहीं जाता है, और ये जो अमीर है, बहुत ज्यादा, बहुत ताकतवर है, ये तो पीछे इसको ढकेल देगा श्याम को। ठीक है, अगर ये भी अमीर होता है, मजबूत होता है, तो क्या होता है, निगोशिएशन करते हैं सब, इस पे क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए अनबन हो भी गया तो निगोशिएशन भी होता। अगर दोनों ताकतवर है तो बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं होता वॉर, लेकिन यहाँ पे वॉर हो गया, कमजोर है, वॉर हो गया। अब केस स्टडी लीजिए। केस स्टडी में ईरान वाला मामला देखिए, ईरान, इजराइल, अमेरिका। क्या हुआ, आप एक मिनट मैप देखिए, ये क्या हुआ, इसने इसको क्या किया, ईरान ने इसको बंद कर दिया। कह रहा है कि वही लोग जो जो हमारे खिलाफ है वो जाएगा नहीं यहाँ से। ठीक है, आधी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, जो जहाँ से जिनका हित यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या माना जाता था इकोनॉमिक इंटर इंडिपेंडेंस में कि ट्रेडिशनल थ्योरी थी पूरा कि सारे देशों को साथ में लाएंगे, सबके इकोनॉमिक हित एक दूसरे से जुड़े होंगे तो वॉर नहीं होंगे। ये कब क्यों हुआ था? फ्रांस जर्मनी बहुत बहुत बुरी तरीके से लड़ते थे पहले। ठीक है, इन्होंने कॉपरेशन किया, फिर धीरे धीरे और देश मिलने लगे तो क्या बना, यूरोपियन यूनियन। तो ये सब आदर्श स्थिति देख के लगा कि ऐसा बनाया जाए तो लोग नहीं लड़ेंगे। ठीक है, वॉर से क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, इसलिए कंट्रीज इसे अवॉइड करना चाहती है। तो इस आर्टिकल में रियलिटी चेक क्या है, क्या वो दिखाना चाहता है कि इंटर इंडिपेंडेंस क्या करता है, पीस ला सकता है, लेकिन कब लाएगा? जब अनइक्वल पावर हो तो कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता है। जब इक्वल पावर होगा, यानी दोनों देश मजबूत है, या तीन बहुत सारे देश मजबूत है, तब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर एक देश बहुत ज्यादा मजबूत है, थोड़ा छोटा देश कमजोर है, अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वॉर की स्थिति बनेगी, जो कि अभी दिख रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका वाला मामला। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है एडवर्स इंटर डिपेंडेंस। क्या है कि जब डिपेंडेंसी वीकनेस बन जाती है, एक देश है, एक दूसरा देश है, एक दूसरे का हित जुड़ा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक,
लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए ये एक्स देश, ये है वाई देश, एक्स देश बार बार इससे सामान ले रहा है, बार बार इससे सामान ले रहा है, वो डिपेंड हो गया पूरी तरीके से। मतलब डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि अगर इसने मना कर दिया ना तो इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तो वीक पड़ गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो क्या है एडवर्स इंडिपेंडेंस, एडवर्स डिपेंडेंस, जब डिपेंडेंसी वीकनेस बन जाए। ठीक है, तब ये क्या करेगा, एक वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा इंटरडिपेंडेंस को, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल करना। हमने क्या, हम ट्रेडिशनल थ्योरी क्या करी थी कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पीस लाएगी, लेकिन कब लाएगी, जब सारे देश इक्वली मजबूत है। जब ये अनइक्वल पावर होगा तो क्या होगा, एक देश दूसरे देश पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएगा, तो ये इसकी वीकनेस बन जाएगी। और जब इसने यहाँ मना कर देगा, ये एकदम से मना कर दिया तो इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो क्या कर रहा है ये, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आज हो रहा है। ईरान क्या कर रहा है, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे चोक पॉइंट होते हैं। चोक पॉइंट क्या होते हैं, जो सप्लाई चेन से जुड़े होते हैं। मतलब अगर इन सब चोक पॉइंट को बंद कर दिया जाए, एक तो ये भौगोलिक रूप से, एक तो भौगोलिक रूप से, दूसरा इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये चोक पॉइंट्स। अगर इन चोक पॉइंट पे जिसका कमांड है वो पूरे देश में वर्ल्ड में इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में वो अफरा तफरी मचा सकता है। ठीक है, अभी आपको इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स आपको मैं दिखाता हूँ मैप पे। ये देखिए द 4 चोक पॉइंट्स ब्लॉकिंग मैरीटाइम ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है। अगर ये ब्लॉक किए जाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मच जाएगी। मतलब न बिना वेपन भी यूज नहीं करना, बम नहीं, बारूद नहीं, कुछ नहीं फेंकना, बस इन चोक पॉइंट्स पे कब्जा कर लेना, कमांड रखना, रोक देना कोई चीज। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, सॉरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, यहाँ पे एक चोक पॉइंट है। और ये बाबल मंदेब है, रेड सी के पास बाबल मंदेब चोक पॉइंट है। स्टेट ऑफ मलक्का, पनामा कैनाल, ये सब चोक पॉइंट्स है। अगर इन सब पे, अगर यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया गया तो क्या होगा, इधर की अर्थव्यवस्था एशियन कंट्रीज में दिक्कत आ जाएगी। ऑयल अगर सप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह लगी है जिन पे टिका हुआ है सारा इकोनॉमी, वो ध्वस्त होने लगती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिसका इस पे कब्जा है, बिना बम बारूद फेंके हुए वो देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, चरमरा देगा। अब देखिए दो चीज बात करते हैं। अभी क्या बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑयल हो रहा है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ढंग से बंद हो गया, हॉर्मुज बंद हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, तो और भी चीजें इससे जुड़ी हुई सप्लाई। मैंने बताया था कि अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो, और हमारा जो है रुपया भी एक तरह से बहुत ज्यादा गिर गया है, 93 चला गया समथिंग, तो हम कुछ भी चीजें खरीदेंगे महंगा होगा, और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर सब महंगा होगा। ये तो ठीक है, चलिए पूरे देश में महंगाई आ जाएगी इस सब मामले में। लेकिन अब याद करिए, आपका फोन, आपका चार्जर, आपका लैपटॉप, उसमें लगता है सेमीकंडक्टर चिप, और सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है, ताइवान। ठीक, सेमीकंडक्टर चिप, इसमें अगर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर नहीं हो, सप्लाई ना हो, तो आपका लैपटॉप, चार्जर, यानी बेसिक्स बहुत सारी जो सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो नहीं चलेंगी। अब सेमीकंडक्टर चिप किससे बनता है पता है, हीलियम। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए हीलियम गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लगेगा कि हीलियम गैस जो है तब ताइवान के यहाँ होता होगा, नहीं होता है, ये इंपोर्ट करता है। कहाँ से इंपोर्ट करता है, देखिए पहले हीलियम गैस किसके पास है सबसे ज्यादा, जिसके पास होगा उसी से इंपोर्ट करेगा। ठीक है, ये अब यह देखिए, ये मैप दिख रहा है साफ साफ, देखिएगा अभी, हाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट के पास हीलियम गैस सबसे ज्यादा है, और जो ताइवान है सबसे ज्यादा यहीं से इंपोर्ट करता है। उसके बाद कौन है, अल्जीरिया, कतर, रसिया। लेकिन आपको लगेगा कि ताइवान को रसिया से ले लेना चाहिए, लेता नहीं है। क्यों, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं इस मामले में रसिया से। काटसा याद करिए, एक काटसा कानून है जो अमेरिका कहता है कि अगर हम जिस देश पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, अगर उस देश से कोई अन्य देश खरीदारी करता है तो हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे। ठीक है, या तो फिर पेनल्टी जैसा कुछ लगाएंगे। तो ताइवान क्या करता है, और सबसे ज्यादा हीलियम गैस किसके पास है, यूनाइटेड स्टेट के पास, और इंपोर्ट करता है ताइवान इसी से सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए सबसे ज्यादा। और आसपास ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, तो बैकअप के लिए ऑस्ट्रेलिया से ले लेता है। लेकिन रसिया के होने के बावजूद रसिया के पास बहुत हिचकिचाता है खरीदने से। ठीक है, तो मान लीजिए तब अगर सेमीकंडक्टर चिप, जो कि अब सेमीकंडक्टर चिप के लिए अगर हीलियम गैस की सप्लाई बंद हुई, ठीक, सेमीकंडक्टर चिप के लिए हीलियम गैस की सप्लाई बंद हो गई, जो कि अमेरिका ही सबसे ज्यादा रखता है, और वो सप्लाई इसके पास नहीं पहुंच रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा,
नहीं होगा, सप्लाई लेस हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, महंगी होने लगेगी चीज़ें। अगर गाड़ियों में चिप, उसमें कंडक्टर चिप लग रहा है तो गाड़ी महंगी दिखेगी, आपको लैपटॉप महंगा होगा, चार्जर महंगा होगा, सब महंगा होगा। समझ में आया? तो चोक पॉइंट पे कब्जा करने का मतलब। अब देखिए एक दूसरी प्रॉब्लम है, एक तो चाइना प्रॉब्लम है, एशियन, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्या क्या प्रॉब्लम था। एक तो पहले से प्रॉब्लम एशियन कंट्रीज में, यानी आसियान, आसियान देश है, उसमें पहले से एक प्रॉब्लम चल रही थी, चाइना वो प्रॉब्लम बना हुआ था उनके लिए। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और भी 3-4 कंट्री है, उनके लिए कैसे ये चाइना प्रॉब्लम बना हुआ था। ये क्या करता है चाइना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, मान लीजिए ये 20 रुपए का कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया इन्होंने, तो चाइना यहाँ पे क्या प्रोडक्शन करता था, कोई भी चीज़ मार्केट में लाता था तो कितने का लाता था, 10 रुपए। मतलब कंपटीशन के मामले में कहीं ठहर ही नहीं रहते, ये मुसीबत बना हुआ था चाइना इन सब के लिए। अब दोहरी मार लगी है इनको। अभी क्या हुआ, ये तो प्रॉब्लम चल ही रहा था चाइना का, ये प्रोडक्शन करता था कोई भी चीज़ और सस्ते में मार्केट में पटक देता था, और ये लोग बनाते थे, इनका पूरा कॉस्ट लगता था 20 रुपए। ठीक है, तो ये कंपटीशन फेयर नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। ये पहली मार चल रही थी पहले से ही। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये टेंशन शुरू होने से क्या हुआ है, ऑयल, ऑयल की प्राइस बढ़ी है, क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ यहाँ से भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मैप देखेंगे तो आसियान कंट्रीज को, इंडिया को भी यहीं से सप्लाई होता है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें महंगी होने से इनकी जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें जो भी प्रोडक्शन और महंगा हो रहा है। ये 20 रुपए से मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है तो 30 रुपए बढ़ गया है। और चाइना बेनिफिट में क्यों है, चाइना बेनिफिट में क्यों है, अभी भी ये 10 ही रुपए का बनाएगा। आप बोलेंगे कैसे, क्या चाइना के लिए मार नहीं लगी, लगी, लेकिन चाइना चालाक है, क्या करता है, अमीर भी है, पैसा भी है इसके पास। ये जब भी क्रूड ऑयल पहले मंगाता था तो हम क्या करता था, रिजर्व कर लेता था सब, जब तक मान लीजिए इसने क्या किया है, 2 महीने का पूरा ऑयल वगैरह का रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, सब देश क्या करते हैं, मान लीजिए आपको इमरजेंसी के टाइम पे घर में है, खाना पीना भी स्टोर करके माता पिता बाहर चले गए, आप माता पिता बोले कि खाना रखा हुआ है खा लेना, ठीक है, तो एक दिन का स्टॉक बना के वो चले गए, आपके लिए आपको खाना ना बनाना पड़े, आप चुपचाप खाना खा लेंगे। तो वैसे ही क्रूड ऑयल का रिजर्व चाइना रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, और इसको गैस की दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये रसिया से गैस लेता है, रसिया से गैस पाइपलाइन इसके देश में जाता है, रसिया से गैस पाइपलाइन चाइना में जाता है, इसलिए ये 10 रुपए का ही प्रोडक्शन अभी भी कर रहा है। तो पूरे मार्केट पे कैप्चर, मार्केट को कब्जा कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, और आसियान कंट्रीज प्रॉब्लम में है, उसमें इसमें इंडिया भी प्रॉब्लम में है। तो समझ में आ गया क्या क्या मार चल रहा है, दोहरी मार झेल रहे हैं आसियान कंट्रीज, आसियान कंट्रीज दोहरी मार, एक तो चाइना का मार झेल रहे हैं, मार्केट पे कब्जा किया जा रहा है, और दूसरा ऑयल की मार झेल रहे हैं। ये नया जो हथौड़ा लगा इनको, ये नया हथौड़ा झेल रहे हैं अभी, समझ में। और ये चाइना को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रसिया से गैस ले रहा है और पहले से ही क्रूड ऑयल का रिजर्व रखा हुआ है 2-3 महीने का, 3-4 महीने का, तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसको। प्रॉब्लम किसको है, इंडिया को, प्रॉब्लम किसको है, आसियान कंट्रीज को, ये परेशान हुए पड़े हैं, समझ में। तो आसियान कंट्रीज में वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सबको एक शॉप लगा, एक क्या लगा, 2 लग गया एक साथ ही, जो मैंने अभी बताया। चाइना का कंपटीशन चीप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो जबरदस्त मार्केट पे कैप्चर कर रहा है, और दूसरा मार कौन सा आ गया, ऑयल प्राइस का, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया, इनका प्रोडक्शन गिर गया है। ठीक है, तो मार्केट में चाइना एक तरीके से राजा बना हुआ है। इसे चाइना बुद्धिमान है, अपने दिमाग से चल रहा है, देख रहा है कि अगर भविष्य में हो सकता है कि हम लोग गड़बड़ हो जाए, तो पहले से ही रिजर्व रख लिया है बना के। और उसने सप्लाई गैस पाइपलाइन किससे लिया, रसिया से लिया, ताकि एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक, और सस्ते में मिल रहा है इसको। आसियान कंट्रीज का फैक्ट्री शट डाउन पे है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है उनका। ठीक है, तो चाइना के लिए एक एडवांटेज है पूरा का पूरा। क्या एडवांटेज मिला इसको, एक तो लार्ज ऑयल रिजर्व है इसके पास, रसिया से पाइपलाइन है, और ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर लीडर है। देखिए ऑयल चाहिए, अगर ऑयल वाला अगर पेट्रोल से चला रहे हैं गाड़ी, पेट्रोल डीजल से गाड़ी चला रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है, आपको ऑयल लगेगा। चाइना क्या करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलता है, सोलर पैनल पे चलता है, सारा चीज है इसका पूरा देश अधिकांश अपने आप को, आपकी एनर्जी शिफ्ट कर चुका है। आप देखेंगे तुम्हारा ड्राइवरलेस कार चलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलता है। सो अब एनर्जी बनाने भी हो तो सोलर एनर्जी बना रहा है वो, तो इसके ऊपर उतनी मार नहीं है, इसके ऊपर उतनी मार है ही नहीं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना हुआ है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया हुआ है, कि बाहर से पेट्रोल की दिक्कत ही ना हो। पेट्रोल डीजल चाहिए तो अगर पेट्रोल डीजल वाला अभी तक हम कार चला रहे हैं तो दिक्कत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर चुका है, ये सोलर पैनल बना रहा है तो इसको दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो चाइना क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है क्राइसिस में भी,
कितनी भी क्राइसिस आ जाए इसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहेगी। भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है? भारत के लिए प्रॉब्लम ये है कि ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 80% से ज्यादा है, मतलब बाहर से ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल, और हमारी गाड़ियां किस पे चली? भी पेट्रोल पे चली। हमारा जो है शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट अभी हम नहीं किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहा है लेकिन बहुत भारी मात्रा में लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे लिए तो यही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें, धीरे धीरे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करें, लेकिन ये हो नहीं रहा है। धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम बहुत है, लोगों की परचेसिंग पावर भी उतनी है नहीं। तो जब प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी तो ऑयल इंपोर्ट 80% से ज्यादा है और हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सब्सिडी वगैरह हम ज्यादा देते हैं, सब्सिडी के मामले में फिजिकल प्रेशर भी आएगा। तो इंडिया के सामने बहुत समस्या है और इसको सोल्यूशन के लिए एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में हमें शिफ्ट करना होगा और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। ठीक है, जो कि चाइना ऑलरेडी कर चुका है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हीलियम गैस चाहिए होता है और ये यूनाइटेड यूएस से लेता है। अगर हीलियम गैस का शॉर्टेज पड़ गया तो आपके चार्जर, मोबाइल, लैपटॉप सब महंगे होंगे। ठीक है, सप्लाई नहीं हो पाएगी। एक समय के बाद अगर बहुत लंबे टाइम तक टेंशन बना रहा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ठप हो जाएंगे। तो देखिए, कंक्लूड करते हैं सारी चीजें। क्या पढ़ रहे थे? इक्वल इंटर इंडिपेंडेंस, ये क्या था? ट्रेडिशनल थियरी थी। इससे क्या होगा? पीस आएगा, ये बोला जा रहा था। लेकिन अनइक्वल पावर होगा, ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा। अनइक्वल पावर होगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क ज्यादा होगा और स्ट्रेटेजिक जो चोक पॉइंट्स होंगे वो ग्लोबल क्राइसिस में जाएंगे और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इकोनॉमिक शॉक मिलेगा, जो अभी देखने को मिल रहा है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा। सारी चीजें इसमें होंगी, आपको आराम से समझ में आएगा। आंसर राइटिंग करना होगा आपको, तो आंसर राइटिंग के लिए ये इंट्रोडक्शन, डिफाइन इंटरडिपेंडेंस, फिर बॉडी में थियरी ऑफ रियलिटी, केस स्टडी हॉर्मोज और ताइवान का इम्पैक्ट, आसियान, इंडिया, चाइना, जो मैंने बताया। कंक्लूजन में बैलेंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। और आपको क्विक रिवीजन के लिए क्या है, पूरा जो अभी तक बताया, तो क्या बोलेंगे? ट्रेड पीस थियरी। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस थियरी, ये क्या बोलता था? पीस आएगा। ठीक है, तो पावर अगर इम्बैलेंस होगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, पावर बैलेंस होगा तभी पीस आएगा। हॉर्मोज ऑयल रिस्क में है, ताइवान में चिप का रिस्क है। ठीक है, आसियान डबल प्रेशर में है, एक चाइना का प्रेशर, एक अभी जो ऑयल का प्रेशर है। ये चाइना एडवांटेज में क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, वो सोलर पैनल पे चल रहा है। इंडिया वल्नरेबल है, क्यों? क्योंकि 80% ऑयल इंपोर्ट कर रहा है ये। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक झटके में याद दिला देगी जो पीछे बताया है। और माइंड मैप के लिए भी इसी में आपको माइंड मैप मिल जाएगा, ये माइंड मैप। ठीक है, देखिए थियरी पे बात हो रही थी, ट्रेड पीस। यू का एग्जांपल दिया गया था कि फ्रांस जर्मनी एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो इन्होंने साथ में बैठ के अपनी इकोनॉमी को एक दूसरे पर निर्भर बनाया, लेन देन करने लगे, फिर इसी को देखते देखते और कंट्री जुड़ी तो यूरोपियन यूनियन बनाया। ठीक, रियलिटी क्या था कि सभी सही हमेशा सही नहीं होगा, पावर इम्बैलेंस होगा, इक्वल पावर होगा तो पीस आएगा, अनइक्वल पावर हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक, की कॉन्सेप्ट, एडवर्स इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिक वेपनाइजेशन। इकोनॉमिक वेपनाइजेशन बताया गया है। ठीक है, कि इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे है तो पीस आएगा, लेकिन अगर एक की नीयत खराब हुई, रोक दिया, तो वो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है उसको। और केस स्टडी में ईरान और हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, 20% ग्लोबल ऑयल फ्लो, एशिया डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एशिया की स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। रिस्क में क्या है? सप्लाई डिस्टर्बेंस होगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? एनर्जी शॉक होगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रेड स्लो डाउन हो जाएगा। आसियान ड्यूअल शॉक में क्यों है? क्योंकि चाइना का फैक्टर है, चीप गुड्स बनाता है और ऑयल क्राइसिस, एनर्जी कॉस्ट इनकी बढ़ी हुई है, मार्केट कैप्चर, प्रोडक्शन गिर जाएगा जब ये ऑयल का दिक्कत आएगा। इंडस्ट्री कोलैप्स करेगी आसियान कंट्रीज की, फैक्ट्री शट डाउन होंगे, एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा, जॉब लॉस होगा। ये माइंड मैप है जो आपको याद रखने के लिए। चाइना का एडवांटेज क्या है? ऑयल रिजर्व है, रसिया पाइपलाइन गैस लेता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, सोलर लीडर है ये, तो क्राइसिस में भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है? ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिजिकल प्रेशर है इस पे। ठीक, सोल्यूशन क्या है इंडिया के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी पे जाए, डाइवर्सिफिकेशन करे, एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान दे। सेमीकंडक्टर डायमेंशन, तो ताइवान क्या है? चाइना हब, चिप हब है, तो ग्लोबल डिपेंडेंसी, वॉर रिस्क, हीलियम शॉर्टेज, हीलियम गैस चाहिए होती है सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए, अगर उसकी शॉर्टेज हुई तो दिक्कत आ जाएगी। रिजल्ट, मोबाइल कार शॉर्टेज, टेक्नोलॉजी डिस्टर्बेंस होगा। की रिस्क क्या है? लोकल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल क्राइसिस, डिपेंडेंसी, वल्नरेबिलिटी, चोक पॉइंट रिस्क, अनइक्वल इम्पैक्ट। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, ढंग से पढ़िए। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आसियान का जो डुअल शॉक है, चाइना का इम्पैक्ट है, और जो अभी ऑयल क्राइसिस हो गया उसकी प्रॉब्लम बताई गई है, इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, सारे एस्पेक्ट जोड़ते हुए बहुत ही मजबूती से ये आर्टिकल लाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। तो ये क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग आज का आर्टिकल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।